हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर 7 जो था उसके अंदर स्ट्रिंग्स पढ़ा था, स्ट्रिंग क्लासेस देखी थी। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखा था, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर के बारे में समझा था। स्ट्रिंग के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे वो हमने देखे थे, जिसको हम कैसे ओवरकम कर पा रहे थे प्रिंटफ मेथड की सहायता से और स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर की सहायता से। क्या था वो प्रॉब्लम कि स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। और इम्यूटेबिलिटी की वजह से क्या होता है, जब भी आप कुछ भी स्ट्रिंग में चेंज करते हो तो हीप के अंदर स्ट्रिंग पूल में जाके एक नया ऑब्जेक्ट बना लेती है। उससे आपकी मेमोरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किस तरीके से, एक्सपोनेंशियली आपकी मेमोरी जो है वो इंक्रीज होती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक तो प्रिंटफ मेथड देखा था, इसके अलावा हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। ये चीजें हमने देखी थी इसके सोल्यूशन में। ठीक है, और इनके बारे में डिफरेंसेस हमने समझे थे। यहाँ पे हमने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे थे एंड मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि इसकी आप प्लीज प्रैक्टिस करना। स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि आज वाले जो एमसीक्यूज है उसके अंदर हम कुछ तो आउटपुट रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही हम कई सारे स्ट्रिंग के ऐसे मेथड्स है जो कि काफी पॉपुलर मेथड्स है और उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वीडियोस देख लेते हैं आप लोग लेकिन वीडियोस को कोई लाइक नहीं करता। तो प्लीज आप उसे लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको वीडियोस जो है वो हेल्पफुल हो रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ मेथड्स के लेंगे और कुछ हम आउटपुट बेसिस पे लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ मेथड यूज्ड फॉर इन जावा स्ट्रिंग। तो जो लेंथ मेथड है वो जावा में किस लिए यूज होता है, तो हमने लेंथ मेथड यूज करके देखा था। लेंथ मेथड क्या करता है, कितने स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो फाइंड करने के लिए काम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो आप किसी भी स्ट्रिंग पे अगर लेंथ मेथड लगाते हैं तो वो आपको क्या रिटर्न करके देता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, वो आपको रिटर्न करके देता है लेंथ मेथड। नेक्स्ट देखो, which method is used to find the index of a specified character in Java string। अब देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब अगर आपने इस जावा की जो स्ट्रिंग है क्लास उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो ही आपको पता होगा कि कौन कौन से मेथड्स है। आप जैसे ही स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर उस पर आप डॉट लगाएंगे आईडी के अंदर तो सारी लिस्ट आ जाती है जितने भी उसके मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो उन्हीं सब मेथड में से एक मेथड होता है आपका इंडेक्स ऑफ। ये इंडेक्स ऑफ किसके लिए यूज होता है आपका, टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर इन जावा स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग आपको दे रखी है उसके अंदर कोई भी स्पेसिफाइड कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर है हेलो और अगर मैं एच के लिए दे दूं तो एच का इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ई दे दूंगी तो ई का इंडेक्स आ जाएगा। तो स्पेसिफाइड इंडेक्स बताने के लिए किसी भी कैरेक्टर की हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मेथड इज यूज टू रिप्लेस द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग विद अनदर कैरेक्टर इन अ जावा स्ट्रिंग। तो ये कौन सा मेथड यूज होता है आपका, ऑप्शन ए इसका आंसर है, रिप्लेस मेथड आप यूज करते हो टू रिप्लेस अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग विद अनदर कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखो ये कुछ आपके मेथड के हैं। इसके बाद जो है आपके आगे इसी वीडियो में आने वाले हैं आउटपुट्स रिलेटेड, जिसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि यहाँ पे आपके कई सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग। तो देखो सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो यहाँ पे मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, सब स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, सब स्ट्रिंग मेथड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मेथड क्या है आपका, सब स्ट्रिंग मेथड यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज यूज टू रिमूव। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेथड इज यूज टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन जावा स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग आपको दी है, सपोज ये एक आपको स्ट्रिंग दे रखी है हेलो, ठीक है, यहाँ पे कुछ लास्ट में भी स्पेस है और स्टार्टिंग में भी स्पेस है।
तो इन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है? रिमूव करता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को। तो अगर आप इस स्ट्रिंग पे ट्रिम मेथड लगाएंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा? हेलो। जो स्पेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, which method is used to split a string into an array of substrings based on a specified delimiter? तो इसके लिए जो आपका आंसर है कौन सा मेथड यूज होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्प्लिट मेथड आप यूज करते हो टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एन array of substrings based on a specified delimiter. नेक्स्ट देखिए, Which method is used to check if a string starts with a specified prefix? मतलब क्या है? जैसे अगर कोई स्ट्रिंग है और मुझे यहाँ चेक करना है, जैसे हेलो जावा करके एक स्ट्रिंग है और मुझे ये चेक करना है कि जो ये स्ट्रिंग है क्या हेलो से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये प्रीफिक्स हो गया इस स्ट्रिंग का, ठीक है, या फिर हमें ऐसे देखना है कि क्या HE से स्टार्ट हो रही है, तो इस केस में आप कौन सा मेथड यूज करते हो? ऑप्शन ए स्टार्ट्स विथ मेथड क्या करता है? ये चेक करता है कि कोई भी स्ट्रिंग जो है क्या वो किसी भी जो स्पेसिफाइड आपने प्रीफिक्स दे रखी है उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस? तो लोअर केस करने के लिए कौन सी होता है आपका मेथड? ऑप्शन बी, टू लोअर केस। ठीक है, देखिए कैमल केसिंग फॉलो हो रही है क्योंकि मेथड्स होते हैं, तो कौन सा यूज होता है? टू लोअर केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आपको आउटपुट बताना है, ठीक है, जो एक स्निपेट दे रखा है, कोड का स्निपेट दे रखा है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो स्ट्रिंग क्या है आपकी? जॉन है, और आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो? नेम डॉट कैरेट कि कौन सा कैरेक्टर है, इंडेक्स क्या दे रखी है? 2, तो इंडेक्स 2 है, और आपको पता है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, तो 0, 1 और 2, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? H, क्योंकि अगर आप देखें जॉन है आपके पास लिखा हुआ है ना, तो 0th इंडेक्स पे तो J है, 1 इंडेक्स पे O है, और 2 इंडेक्स पे क्या है आपका? H, तो आंसर क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा H, यानी कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब आ गए कुछ आपके कोड से रिलेटेड। अभी तक हमने थोड़े मेथड्स वाले देखे थे, अब हम हमारे कोड वाले देखेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे वीडियोस में एंड तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पे काफी क्लैरिटी होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या करा है, 3 स्ट्रिंग्स लिए, S1 इक्वल टू हेलो, S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो एंड S3 इक्वल टू हेलो। तो हम देखें, अगर इसकी हम बात करें, अगर हम हमारा हीप बनाएं कि हीप के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स कैसे स्टोर हो रहे हैं, तो ये आपका हीप है। हीप के अंदर स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग पूल। ठीक है, अब देखिए जब S1 इक्वल टू हेलो बना तो ये हेलो यहाँ पे बनेगा स्ट्रिंग पूल में, और इसको कौन रेफर करेगा? S1। S2 इक्वल टू कैसे हेलो बन रहा है? न्यू से, तो जब न्यू की हेल्प से आप कोई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है आपका? यहाँ आपके नॉर्मल हीप के अंदर, यानी कि ये कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे, ठीक है, जो S2 है। ओके, और S3 इक्वल टू हेलो है, ये वापस स्ट्रिंग पूल में ही होगा। और स्ट्रिंग पूल में क्या होता है कि जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो आप सर्च करते हो कि एग्जिस्टिंग है, स्ट्रिंग पूल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है क्या। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो जो नया ऑब्जेक्ट बना है वो भी सेम उसी स्ट्रिंग को रेफर करेगा, यानी कि S3 भी किसको रेफर करेगा? यहाँ पे हेलो को, यानी कि S1 और S3 का रेफरेंस भी सेम है और उनकी स्ट्रिंग का नाम क्या है? हेलो। जबकि S2 जो है उसमें स्ट्रिंग में स्टोर तो क्या है? हेलो स्टोर है, बट इसका रेफरेंस अलग है। क्यों? क्योंकि इसको आपने न्यू की हेल्प से बनाया है। ठीक है, अब कंपैरिजन देखिए, ये मैंने आपको समझाया था कि एक तो होता है आपका इक्वल इक्वल और एक होता है आपका इक्वल्स। ठीक है, जब आप इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं इक्वल इक्वल को, तो ये रेफरेंस को चेक करता है, लेकिन अगर आप इक्वल्स मेथड लगाएंगे तो किसको चेक करेगा? वैल्यू को, जो उस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या चेक किया है? इफ S1 इक्वल टू S2, यानी यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि जो S1 है और S2 है क्या उनका रेफरेंस सेम है? वैल्यू यहाँ पे चेक नहीं हो रहा। अगर इक्वल्स मेथड होता तो वैल्यू चेक होती, बट यहाँ पे आप क्या चेक करो? इक्वल इक्वल्स लगा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है? आपका रेफरेंस। S1 का रेफरेंस तो यहाँ पे है और S2 का रेफरेंस कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया? ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों के रेफरेंस सेम नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि S1 एंड S2 नॉट इक्वल प्रिंट हो जाएगा। जब आप देखेंगे S1 इक्वल टू S3, तो इन दोनों का देखिए रेफरेंस सेम है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी इफ वाली सिचुएशन। तो इफ वाला बॉडी वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो S1 एंड S3 इक्वल
जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स वाला आपका स्किप हो जाएगा क्योंकि इफ वाला एग्जीक्यूट हो चुका है ना, यही होता है इफ एल्स के अंदर। तो आपका आंसर क्या आएगा, S1 एंड S2 नॉट इक्वल एंड S1 एंड S3 इक्वल, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ओके ये मैंने देखिए जब हमने लेक्चर पढ़ा था तब भी मैंने ये पूरा बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था और उसी से ही रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि कहाँ कौन सी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग पूल में स्टोर होती है, कौन सी वैल्यूज आपकी नॉर्मल हीप में स्टोर होती है, तो ही आप इस तरीके के आंसर्स दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग है एक जो कि किसको पॉइंट कर रही है, नल को पॉइंट कर रही है। और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंटलन में हम क्या करवा रहे हैं, str डॉट वैल्यू ऑफ 10। तो देखिए ये जो है इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपको, 10 प्रिंट करके देगा कंसोल पे। क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू ऑफ मेथड होता है, ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ, अगर आप इस तरीके से दे रहे हैं वैल्यू ऑफ इंट, तो ये क्या करता है, ये मेथड क्या होता है, एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है ना, एक तो ये स्टैटिक मेथड है इसलिए हमें इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये क्या करता है, ये स्टैटिक मेथड है और ये क्या रिटर्न करके देता है आपको, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करके देगा। ठीक है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिटर्न करके देगा किसकी, जो भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास होगी उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ही क्या करके देगा आपको, रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो कोई किसी भी स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए डज नॉट रिक्वायर डी रेफरेंसिंग द रेफरेंस वेरिएबल ऑन विच इट इज कॉल्ड, सो दिस प्रोग्राम डज नॉट थ्रो योर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, जबकि क्या करेगा, जो भी इंटीजर वैल्यू आपने एज आर्ग्यूमेंट पास किए उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको रिटर्न करके दे देगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट 10। ठीक है, कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 10। आप इसको एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं चाहें तो। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक न्यू स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया है 5। ठीक है, तो हमारा हीप होगा और नॉर्मल हीप में ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 10 प्लस एस प्लस 1 प्लस 10। इसका मतलब क्या है, देखो जब स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन होता है, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमारे को पता है कि प्लस ऑपरेटर जो है कॉन्केटिनेशन का वर्क करता है। तो ये क्या करता है, अगर दोनों ही ऑपरेंड्स, ठीक है, नंबर है, दोनों ही ऑपरेंड्स अगर नंबर है तब तो ये क्या रिटर्न करके दे देता है उस केस में, जब ये दोनों ही ऑपरेंड्स आपके क्या हो, नंबर है, तब तो ये क्या करके दे देगा, इनको ऐड करके दे देगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, ये कॉन्केटिनेट कर देगा जो भी आर्ग्यूमेंट है बाय कॉलिंग द टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, और इवेल्युएशन कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे लेफ्ट टू राइट हुआ तो सबसे पहले प्लस वाले ऑपरेटर को क्या मिले, 2 नंबर्स मिले, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इनका, तो 11 आ जाएगा। फिर ये 11 जो है ये किसके साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है, स्ट्रिंग के साथ, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये कॉन्केटिनेट कर देगा इसके आर्ग्यूमेंट्स को बाय कैसे, आपका जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे 11 के बाद एस पे क्या दे रखा है 5, तो 5 को कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को वापस आप कॉन्केटिनेट करेंगे 1 से, तो ये क्या कर देगा, इसको कॉन्केटिनेट करके दे देगा। फिर ये भी एक स्ट्रिंग बन गई, जब आप एक स्ट्रिंग को वापस से इस इंटीजर से कॉन्केटिनेट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, इसको भी कॉन्केटिनेट कर देगा आपकी लेफ्ट हैंड वाली स्ट्रिंग में। तो आंसर क्या आएगा 11 5 1 1 0, और ये कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब क्या करा है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जो किसको पॉइंट कर रही है, नल को, और ये स्ट्रिंग हमने किस में पास कर दी, हमारे स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे हम कंपेयर करवा रहे हैं केस को, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करवा रहे हैं नल स्ट्रिंग को। तो हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का प्रोग्राम आता है, यानी कि अगर कोई नल वैल्यू जो है स्विच स्टेटमेंट में पास होती है तो वो क्या थ्रो करती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या थ्रो करती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रिंग आप नल के अंदर अगर आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर नल को पास कर रहे हैं तो उस केस में आपका कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये हम आगे जाके लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि अगर स्विच स्टेटमेंट में नल पास कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट में, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे भी एक और देखिए, वापस सेम चीज आ गई, S1 इक्वल टू क्या पॉइंट कर रहा है,
नल पॉइंट कर रहा है। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगी और S1 को प्रिंट करूंगी तो ये सिंपली क्या वर्क करता है कि अगर S1 की वैल्यू नल है तो S1 को क्या असाइन कर दे, नल असाइन कर दे, ठीक है। यानी कि अगर S1 भी नल को ही रेफर कर रहा है तो ये S1 असाइन हो जाता है, तो यहाँ पे तो आपका नल प्रिंट हो जाएगा। लाइन 2 में तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नल। लेकिन लाइन 3 जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट में तो नल प्रिंट होगा, लेकिन टू स्ट्रिंग मेथड जब आप नल वाले इस पे कॉल कराओगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट ऑल द क्लासेस दैट एक्सटेंड द स्ट्रिंग क्लास। तो अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, हमने हमारे लेक्चर 7 का लास्ट टॉपिक एक देखा था, फाइनल, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड का बेसिकली अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं वैसे ही बता देती हूँ। एक्सटेंड का मतलब है कि इनहेरिट करती है स्ट्रिंग क्लास को, ठीक है। तो हमने इससे फाइनल वेरिएबल के केस में देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि हम फाइनल क्लास और फाइनल मेथड को भी आगे जाके देखेंगे। तो जब हम फाइनल वेरिएबल को देख रहे थे, तो जब भी किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर रहे थे तो वेरिएबल कैसा हो जा रहा था, वो हो जा रहा था कांस्टेंट। तो सेम ही चीज है, अगर आप किसी क्लास को भी फाइनल बना देते हैं, किसी क्लास को भी अगर फाइनल बना देते हैं जो कि, तो उस केस में क्या होता है, उस क्लास को, उस बेसिक क्लास, उस जो भी क्लास आपने फाइनल बनाई है उस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही चीज है, जो जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास है, वो स्ट्रिंग क्लास किस तरीके की क्लास है, एक फाइनल क्लास है। इसलिए इस क्लास को कोई भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट एक्सटेंड इट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि कोई भी क्लास जो है वो स्ट्रिंग क्लास से एक्सटेंड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास एक फाइनल क्लास है, और फाइनल क्लासेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यू कांट एक्सटेंड द क्लास। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वापस एक आउटपुट पूछ रहा है। स्ट्रिंग S1 में तो मैंने डाला है हेलो, ठीक है, और स्ट्रिंग S2 में भी मैंने डाला है न्यू करके हेलो। तो ये कैसे स्टोर होंगे, हीप के अंदर। ये आपका हीप है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग पूल है एक, तो जो S1 है वो तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, हेलो करके। और जो S2 है वो कहाँ आएगा, नॉर्मल हीप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन आप क्या कर रहे हैं, S2 इक्वल टू S2 डॉट इंटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंटर्न मेथड क्या करता है, दिस इंटर्न मेथड विल रिटर्न द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग पूल, ठीक है। ये इंटर्न मेथड क्या करता है, ये आपको जो स्ट्रिंग पूल है उसके अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्ट दिया है उसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो रिटर्न करके देता है। यानी कि इस वाले हेलो का रेफरेंस जो है रिटर्न करके देगा, और इसको हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, S2 के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक सेकेंड, ओके, इंटर्न मेथड की हेल्प से जब हम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है हेलो, ये स्ट्रिंग पूल में सर्च होगा। स्ट्रिंग पूल में जहां पे भी इसका रेफरेंस मिलेगा उस रेफरेंस को हम रिटर्न कर देंगे। तो इसका रेफरेंस रिटर्न होगा, और ये रिटर्न करके हम किस में होल्ड करवा रहे हैं, S2 में। तो यहाँ से S2 का रेफरेंस हटके कहाँ रेफर होने लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि S1 और S2 दोनों ही किसको, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं स्ट्रिंग पूल के अंदर। तो उस केस में जब आप S1 इक्वल टू S2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। आप यहाँ पे एक चीज करके देखिएगा, इंटर्न मेथड से पहले S1 इक्वल टू S2 कराना तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों के रेफरेंस डिफरेंट है। S2 यहाँ पे रेफर कर रहा था, S1 यहाँ पे कर रहा था। लेकिन जैसे आपने S2 डॉट इंटर्न मेथड कॉल कराया तो उससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस है, ठीक है ना, इस स्ट्रिंग का जो भी रेफरेंस है स्ट्रिंग पूल में, वो रेफरेंस रिटर्न होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, S2 में। तो S2 का रेफरेंस यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर स्ट्रिंग पूल में, और ये दोनों सेम को रेफर करने लग जाएंगे। इसलिए जब आप S1 इक्वल टू S2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग लिए S1 में तो हमने लिखा है ABC, ठीक है, और एक स्ट्रिंग बफर लिया है हमने, जिसमें S2 में हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग बफर में S1 को ही पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ABC आ जाएगा, ठीक है, S2 के अंदर भी, ठीक है। लेकिन S2 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग बफर है, और S1 का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। जब आप इस पे कॉल करेंगे S1 डॉट इक्वल्स S2, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। अब देखिए फॉल्स क्यों आएगा, बिकॉज योर S2 इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। S2 जो है इज नॉट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है, जब भी अगर आप इक्वल्स मेथड को देखेंगे स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, हम तो डायरेक्टली मेथड यूज कर रहे हैं, इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है अगर आप वहां देखेंगे तो वहां पर एक
ऑपरेटर यूज होता है। कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है, ये क्या चेक करता है कि जो भी पास्ट आर्ग्यूमेंट है, जो भी पास्ट ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंग है या नहीं। अगर ये पास्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न कर देता है? फॉल्स, ठीक है। तो हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, एबीसी और एबीसी है, लेकिन जब आप इक्वल्स मेथड कॉल कर रहे हो S2 के ऊपर, तो इक्वल्स के अंदर एक ऑपरेटर होता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, जो कि टेस्ट करता है, एग्जामिन करता है कि जो आपने स्ट्रिंग पास करी है, क्या वो जो भी आपने वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास करा है, क्या वो स्ट्रिंग है। अगर वो स्ट्रिंग नहीं होती तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, अब देखिए स्ट्रिंग S1 जावा, S2 जावा, वापस हम देखते हैं। तो S1 और S2 तो दोनों को सेम रेफर करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग पूल के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग बिल्डर से हमने SB1 बनाया है, ठीक है, और SB1 में अपेंड क्या कर दिया? जा एंड वाई, यानी कि SB1 क्या किसको पॉइंट कर रहा है? ये भी जावा को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये जावा को पॉइंट कर रहा है और ये स्ट्रिंग पूल के अंदर दोनों जावा को पॉइंट कर रहे थे। अब अगर मैं चेक कराऊं S1 इक्वल टू S2, तो दोनों के रेफरेंस सेम है क्योंकि स्ट्रिंग पूल के अंदर है, तो ये दोनों सेम ही स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आप कर रहे हो? S1 डॉट इक्वल्स S2, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इक्वल्स जो मेथड है वो वैल्यू चेक करने के लिए यूज होता है, तो जावा इक्वल टू जावा, तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। अब जो थर्ड लाइन है वो आप देखिए, जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स प्रिंट करेगा। फॉल्स क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप? टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे हो, एंड टू स्ट्रिंग यूजेस अ मेथड टू कंप्यूट द वैल्यू एंड इट इज नॉट फ्रॉम द स्ट्रिंग पूल। जो आपका टू स्ट्रिंग है ना, ये आपको कौन सी वैल्यू देता है? ये किस लिए यूज होता है? वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट हो रही है, ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग पूल में तो है नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट पे बन रही है, ठीक है ना। तो इनका और इनका रेफरेंस दोनों का सेम नहीं होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल तो रेफरेंस चेक करता है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। जबकि अगर आप इससे वैल्यू को रिटर्न करें और इस वैल्यू डॉट इक्वल्स S1, अब देखो ये S1 जो है ना, जब इक्वल्स का इंस्टेंस ऑफ मेथड देखेगा तो ये S1 क्या है? ये तो स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ मेथड ट्रू रहेगा, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ट्रू रहेगा, और ये स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो किससे कंपेयर होगी? SB1 की वैल्यू से। दोनों की वैल्यू क्या है? जावा है, इसलिए ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे रेफरेंस चेक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि इसका जो रेफरेंस वो स्ट्रिंग पूल में नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या हो रही है? स्ट्रिंग की वैल्यू हो रही है, तो यहाँ से जावा आई, ठीक है। और डॉट इक्वल्स में भी हमने S1 स्ट्रिंग भेज रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले वाले में हम स्ट्रिंग बिल्डर या बफर का अगर ऑब्जेक्ट भेज रहे थे तो प्रॉब्लम आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी जावा आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है, इक्वल्स पे वैल्यू चेक होती है, यानी कि 3 टाइम्स आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ट्रू इज प्रिंटेड आउट एग्जैक्टली वंस, ट्रू इज प्रिंटेड आउट एग्जैक्टली ट्वाइस, true is printed out exactly 3 times, true is printed out exactly 4 times and the code does not compile। तो हमारा true कितनी बार प्रिंट हो रहा है? 1, 2 and 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? true is printed out exactly 3 times, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर इन जावा? स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल व्हाइल स्ट्रिंग बफर इज इम्यूटेबल। ये गलत है, दोनों ही म्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट अ थ्रेड सेफ व्हाइल स्ट्रिंग बफर इज अ थ्रेड सेफ। ये बात बिल्कुल सही है। जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है आपका, वो थ्रेड सेफ नहीं होता, जबकि स्ट्रिंग बफर जो है आपका थ्रेड सेफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है स्ट्रिंग बिल्डर इज सिंक्रोनाइज, तो जब थ्रेड सेफ ही नहीं तो सिंक्रोनाइज कैसे होगा? तो ये आंसर हो जाए। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? कि जो आपका स्ट्रिंग बिल्डर है वो थ्रेड सेफ नहीं होता, जबकि स्ट्रिंग बफर जो है आपका थ्रेड सेफ होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्केटिनेटेड यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। तो हमने ये चीज देखी थी, जब भी आप प्लस ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करते हैं तो आपकी एक नई स्ट्रिंग बनके क्रिएट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग किस टाइप की होती है? इम्यूटेबल टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग पूल के अंदर जाके क्या होगा? वो एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नेक्स्ट देखिए, str में डाला है आपने हेलो, और str प्लस इक्वल टू आपने क्या करा है? एक स्पेस है और फिर वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, और यहाँ पे str की लेंथ आपको रिटर्न करनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए str क्या हो जाएगा? कॉन्केटिनेशन के बाद हेलो, फिर स्पेस है और फिर क्या है? वर्ल्ड और एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो स्पेस है उसकी भी इंडेक्स होगी, फिर 6, 7, 8, 9, 10, रुकिए, एंड 11। तो ये तो क्या हो गई? इसकी इंडेक्सेस हो गई, ठीक है।
लेंथ आप देखोगे तो लेंथ कितनी होती है, जो भी इंडेक्स, जितनी भी लास्ट इंडेक्स जो आई है आपकी वो और +1, तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कितनी आई है, लास्ट अपनी 11 है और इसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगी लेंथ, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग में आपने लिखा है जावा और इसको कॉन्केटिनेट यहाँ पे क्या किया है, str.concat प्रोग्रामिंग, और प्रिंट क्या करवा रहे हैं आप str को। तो देखिए str में क्या था, जावा। str में जब आपने कॉन्केटिनेट किया प्रोग्रामिंग तो पहले एक तो जावा था, ठीक है, जो कौन पॉइंट कर रहा है, str। फिर str में आप कॉन्केट कर रहे हो प्रोग्रामिंग, तो स्ट्रिंग पूल में एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जो कॉन्केट फंक्शन है वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में अपने वेरिएबल नहीं दिया है जो उसको होल्ड करे, ठीक है। तो अभी भी str स्टिल किसको पॉइंट कर रहा है, जावा को ही पॉइंट कर रहा है। तो जब आप इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपको, सिर्फ जावा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। तो देखो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इक्वल्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। विच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस। तो अपर केस के लिए देखो लोअर केस के लिए टू लोअर केस होता है और अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है टू अपर केस। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको बताना है आउटपुट, ठीक है। अब देखिए वापस से क्या है, ये दोनों तो सेम ही रेफरेंस को पॉइंट करेंगे स्ट्रिंग पूल के अंदर जावा को, ठीक है, जबकि ये न्यू है तो ये कहाँ पे बनेगा, हीप के अंदर। लेकिन आप देखिए जब हम system.out.println करवा रहे हैं तो हम क्या करवा रहे हैं, str1 डॉट इक्वल्स str2 एंड str1 डॉट इक्वल्स str3। इक्वल्स के केस में क्या होगा, दोनों ही केस में वैल्यूज चेक होंगी, रेफरेंस चेक नहीं होंगे। तो क्योंकि str1 str2 और str3 तीनों की ही वैल्यू क्या है, जावा है, और क्योंकि इक्वल्स मेथड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वैल्यू कंपेयर होगी, रेफरेंस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू, और इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। और अगर आप ट्रू और ट्रू को देखेंगे तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो क्या रिटर्न करके देता है आपको, आंसर में भी रिटर्न करके देता है ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमने अराउंड 25 MCQs डिस्कस करे जिसमें हमने कुछ तो मेथड्स देखे और कुछ हमने देखे कि स्ट्रिंग्स के आउटपुट कैसे कैसे जनरेट होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मैं आशा करती हूँ कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा। तो वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।